आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कसाइड क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 29 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर लगातार मैं आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए पहले ही दोस्तों मैं आपको 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूँ, साथ ही 2 अंक के महत्वपूर्ण के उत्तर भी बताते जा रहे होंगे। तो उसी सीरीज में आपका पार्ट 3 है, 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लास्ट पार्ट है। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा और क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं क्योंकि लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, तो क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप वीडियो देखकर तैयारी करते जाइए। ओके, तो ये आपके 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। ओके दोस्तों, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को छाता संगठन के नाम से संबोधित किया और क्यों? देख लेते हैं। तो N.D. पामर ने कांग्रेस पार्टी को छाता संगठन के नाम से संबोधित किया है क्योंकि कांग्रेस में सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्र तथा समुदाय के लोग शामिल थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग का पहला उदाहरण कब दिखाई दिया? तो 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को गिरा दिया। यह संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग का पहला उदाहरण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, वामपंथी व दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है? तो वामपंथी विचारधारा, वामपंथी ओके, तो पहले आपकी हेडिंग दी है वामपंथी की विचारधारा के बारे में। वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और इनका फायदा पहुंचाने वाली सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। और दक्षिण, आप देख लेते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है। दक्षिणपंथी विचारधारा के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो यह मानते हैं कि देश की प्रगति खुले प्रतिस्पर्धा, समाजवादी मॉडल, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए हो सकती है, इसलिए सरकार को अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये आपका वामपंथी विचारधारा और आपका दक्षिणपंथी विचारधारा तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नियोजन के उद्देश्य लिखिए कोई 2। देख लेते हैं नियोजन के उद्देश्य। तो पहला नियोजन का उद्देश्य है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, दूसरा है बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता और बीमारी का उन्मूलन। ओके, ये आपकी हेडिंग हो जाती है। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर याद करें तो हेडिंग को याद करिएगा। ओके, जब हेडिंग याद हो जाए तो उसके बारे में आप 2 लाइन तैयार कर लीजिएगा। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सामाजिक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं और उन्हें अछूत माना जाता है। इन पिछले वर्गों को सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय प्रदान करना। ओके, ये होता है नियोजन का उद्देश्य। दूसरा नियोजन का उद्देश्य है बेरोजगारी, गरीबी और निरक्षरता और बीमारी का उन्मूलन। समाज में फैली बेरोजगारी उन्मूलन के लिए रोजगार योजनाएं बनाई जाए एवं गरीब के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। भारतीय समाज में सफल बनाने के लिए निरक्षरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा सुधारना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1971 के आम चुनाव के प्रमुख परिणामों पर प्रकाश डालिए। ओके, 1971 के आम चुनाव में क्या परिणाम देखने को मिले? तो पहला है, इस चुनाव में पुरातन नेताओं के कांग्रेस संगठन का एक प्रकार से सफाया हो गया। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को असली कांग्रेस के रूप में मान्यता मिली। दूसरा परिणाम हुआ क्या परिणाम हुआ कि इंदिरा गांधी देश की जनता की एकमात्र नेता के रूप में उभर कर आई और इन्हें चुनौती देने वाला कोई नेता या गुट नहीं रह गया। कांग्रेस को अपना खोया हुआ प्रभुत्व जो इसने 1967 के चुनाव में खो दिया था पुनः प्राप्त हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? तो इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव अभियान में सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधी ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा पीवी पर्स की समाप्ति पर जोर दिया। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो गरीबी हटाओगे, गरीबी हटाओ का नारा दिया। इससे भूमिहीन किसानों, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों को लुभाकर अपने लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश की। हुए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकात्म मानववाद क्या है? तो एकात्म मानववाद दर्शन मानव जीवन व संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र संबंध का दर्शन है। इसका पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। एकात्मक मानववाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शन है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाएं छपना क्यों बंद हो गई? तो 1975 के आपातकाल की घोषणा के पश्चात सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाएं छपने से कारण बंद हो गई क्योंकि इन पत्रिकाओं ने सेंसरशिप को मानने के बजाय अपने प्रकाशकों को बंद करना अपेक्षाकृत बेहतर समझाओगे। आगे देख ले। नेक्स्ट है स्वायत्तता क्या है? ओके, तो वह क्षेत्र जिस पर स्थानीय स्वशासन का अधिकार हो,
जो अपने ही अधीन अथवा नियंत्रित में हो, जिस पर क्या है दूसरों का शासन अथवा नियंत्रण ना हो, यह स्वायत्तता कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर लिखिए। तो क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की संस्कृति, हितों, भाषा आदि के को प्राथमिकता देने में विश्वास करता है, इसके लिए क्या है सक्रिय रहता है। जबकि क्या है पृथकवाद किसी राज्य या क्षेत्र के को शेष देश से पूरी तरह से अलग करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने की है प्रेरणा पर बदल देता है। पृथकवाद मतलब पृथक हो जाना, अलग हो जाना, मतलब देश से अलग हो जाने की प्रेरणा देता है। ओके, क्योंकि क्षेत्रवाद क्या कहता है, क्षेत्रवाद कहता है कि जो हमारी संस्कृति है, इन हित है, उन पर ध्यान दिया जाए। ओके, इस पर जोर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है। तो देख लेते हैं गठबंधन की सरकार क्या होती है। जब किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो कुछ दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर सरकार बनाने के लिए आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। इसे क्या है गठजोड़ को क्या है गठबंधन की सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या क्या है। तो गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या सभी सहयोगियों के साथ समर्थन बनाए रखना है। ओके, मतलब क्या है जब तक इनका सहयोग बना रहेगा तब तक सरकार चलेगी। अगर इसमें से क्या है सहयोग हटता है किसी का भी, ओके, कोई भी क्या है बाहर जाता है, जैसे 5 लोगों ने मिलकर संगठन बनाया, 5 टीमों ने मिलकर, उसमें एक भी टीम जाती है तो उनका क्या है उनके बहुमत गिर जाएंगे और सरकार हट जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सहयोग का समर्थन हमेशा बना रहे, जब तक बना रहेगा तब तक सरकार बनी हुई। नेक्स्ट 4 सैनिक संगठनों के आपको नाम लिखने हैं। तो 4 सैनिक संगठन कौन से आपको नाटो, सीटो, सेंटो और वर्सा पैक्ट, ये सब आपके क्या है 4 सैनिक संगठन है। नेक्स्ट है प्रथम दुनिया के देश किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। ओके, तो प्रथम दुनिया के देश क्या है पूंजीवादी देशों को कहा जाता है, इसका नेतृत्व क्या है अमेरिका कर रहा होगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन क्या देखा था पहले वाली वीडियो में कि दूसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता था। तो जो समाजवादी वाले होते हैं देश को क्या है हम दूसरी दुनिया के देश कहते हैं, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो दूसरी दुनिया वाले जो देश है समाजवादी वाले, उनका नेतृत्व कौन कर रहा है सोवियत संघ कर रहा होगा, याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट है रासायनिक हथियार संधि 1992 क्या है। रासायनिक हथियार संधि 1992 में की गई एक संधि है जिसमें कुछ खास किस्म के हथियारों को बनाना और रखना है प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है मानव जाति को खतरा किससे है। तो मानव जाति को परमाणु हथियारों, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं से खतरा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्विक संपदा को बचाने के लिए कोई 2 सुझाव लिखिए। ओके, देख लेते हैं वैश्विक संपदा को बचाने के लिए 2 सुझाव। पहला है वैश्विक संपदा को बचाने के लिए विश्व के सभी देश एक दूसरे को पूर्ण रूप सहयोग करेंगे। दूसरा है हमें विकास का एक ऐसा मॉडल अपनाना चाहिए जैसे भविष्य की पीढ़ियों को क्या है यह पृथ्वी प्रदूषित रूप में नहीं बन गया है हरी भरी और स्वच्छ ताकि वो क्या है ओतप्रोत मिले। होंगे ये आपके वैश्विक संपदा को बचाने के 2 सुझाव होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं अभी तक दोस्तों हमने क्या है अपने पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मतलब एक बार से आप कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स दिया जा रहा है। मतलब कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। पीडीएफ के रूप में रहेगा तो आप क्या कम समय में आप तैयारी कर पाएंगे। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलवासियों की 2 मांगे लिखिए। तो 2 मांगे देख लेते हैं। पहला मांग है वैश्विक स्तर पर मूलवासियों की बराबरी का दर्जा दिया जाए तथा उन्हें क्या स्वतंत्र पहचान बनाए रखने वाले समुदाय के रूप में जाना जाए। दूसरा है मूलवासियों को देश के विकास का भरपूर लाभ दिया जाना चाहिए। मूलवासियों की आर्थिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन नहीं किया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण में से विश्व के राष्ट्रों को क्या लाभ हुआ, कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। तो देख लेते हैं वैश्वीकरण से विश्व के राष्ट्रों को क्या लाभ हुआ। ओके, तो 2 लाभ आपको बताने। पहला है वैश्वीकरण में विश्व बाजारों के एकीकरण के राष्ट्रों का मध्य सहयोग बढ़े, जैसे कि राष्ट्रों के मध्य विभिन्न कला, संस्कृति, भाषा एवं रहन सहन के समन्वय हुआ एवं अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व प्रेम में वृद्धि हुई। ओके, दूसरा हर राष्ट्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं को ऐसे राष्ट्र में बेचने का सुअवसर प्राप्त हुआ जहाँ उनकी मांग अधिक है और जिससे अधिक लाभ के अवसर उन्हें प्राप्त हो सके। ओके, ये हो जाता मतलब कोई अपना एक देश में जो प्रोडक्ट बना वो दूसरे देश में भी कई देशों में बेच सकता है। ओके, दूसरे देशों का प्रोडक्ट अपने देश में आ सकता है इस प्रकार से। ओके, एक देश का दूसरे देश में क्या सामंजस्य बन गया, समन्वय में बना। ओके, और साथ ही क्या है कला, संस्कृति, भाषा का इस सब का भी क्या है आदान प्रदान हुआ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियों को क्या लाभ मिला, कोई 2 लिखिए। ओके, देख लेते हैं। तो वैश्वीकरण से क्या है अनेक भारतीय कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में क्या स्थापित किया। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स, इंफोसिस,
रैन वैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फाइनेंस को लिया जा सकता है, जो क्या है अब बहुराष्ट्रीय बन चुकी है। मतलब जी पहले जो टाटा मोटर्स ये सब कंपनी थी, आपका एशियन पेंट्स, ये अपने देश में पॉपुलर थी, ओके। अब दूसरे देश में नहीं जा पा रही थी, लेकिन वैश्वीकरण जब हुआ तो ये दूसरे देशों में गई। जब दूसरे देशों में जब इनका ये पॉपुलर हो गई तो ये क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। दूसरा क्या हुआ कि भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाया और उत्पादन के मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से अपनी स्थिति को क्या सुधारा। ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दबाव समूह क्या है? ओके, तो जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उसे संगठन को हम क्या दबाव समूह कहते हैं। मतलब कोई संगठन उनकी कुछ मांगे हैं तो जबरदस्ती मांगे को मनवाना, ओके, गलत तरीकों से मनवाना, तो ये सब आपको कहलाता है दबाव समूह के। जैसे सरकारी संपत्ति को हानि, जैसे रेलगाड़ी को भी जला दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये क्रियाएं होती है, ओके, तो ये सब कहलाती है आपके दबाव समूह काम करते हुए। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंघ की मुख्य विचारधारा क्या है? तो भारतीय जनसंघ की मुख्य विचारधारा भारत तथा पाक को एक करके, मतलब भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने तथा अंग्रेजी के बदले हिंदी को राजभाषा बनाने की है थी, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या है? समझाइए। तो भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था नीति आयोग, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की है। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा इसका कार्य नीति निर्धारक में सरकार की मदद करना होगा, ओके। आपको याद रखना है नीति आयोग कब अस्तित्व में है, मतलब की स्थापना कभी 1 जनवरी 2015 में। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, मैंने आपको तैयार भी कराया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के विकास की शुरुआत में मुख्य विवाद क्या था? तो आज़ादी के समय क्या विकास के संबंध में मुख्य विवाद यह था कि विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए, विकास की पूंजीवादी मॉडल या विकास का साम्यवादी मॉडल, ओके। पता ये 2 मॉडल चलते हैं, पूंजीवादी, साम्यवादी। तो ये जब आज़ाद हो गया देश तो ये सबसे बड़ी समस्या आई, कौन सा मॉडल अपनाया जाए देश के लिए, पूंजीवादी मॉडल की साम्यवादी मॉडल, ओके। तो पूंजीवादी मॉडल के समर्थक देश में क्या है औद्योगिकरण पर अधिक बल दे रहे थे, जबकि क्या है साम्यवादी मॉडल के समर्थन में कृषि के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी को दूर करना आवश्यक समझते थे। परंतु आपसी बातचीत तथा सहमति के बीच का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मतलब ना ही तो पूंजीवाद अपनाया गया, ना ही साम्यवाद अपनाया गया, उनका जो मिक्सचर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसे अपने भारत में अपनाया गया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के जन्मदाता थे। उनके अथक प्रयासों की वजह से 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई। नेक्स्ट है 1971-72 के पश्चात भारत सरकार के समक्ष आई किन्हीं 2 समस्याओं को सूचनाबद्ध कीजिए। तो पहला समस्या थी बांग्लादेश संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव, जिससे क्या है कारण कीमतों में क्या है वृद्धि और मुद्रास्फीति हुई। दूसरा है अमेरिकी द्वारा भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या है बंद करना, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपातकाल क्या है? तो आपातकाल एक गंभीर, अप्रत्याशित, खतरनाक स्थिति है जिसके लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। आपातकाल में सरकार की विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपातकाल के बाद भारत में क्या बदलाव आए थे? तो देख लेते हैं। आपातकाल के बाद भारत में जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को भी अभी तक क्या सत्ता में कायम थी, तो को पछाड़कर बहुमत में सत्ता में आई। कौन आई? मतलब कांग्रेस पार्टी को हराकर क्या है जनता पार्टी अब सत्ता में आ गई। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर क्या है 153 पर सिमट गई। 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। मतलब गैर कांग्रेसी मतलब जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थी, बिल्कुल उनकी नई पार्टी थी, जनता पार्टी के। स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी क्या है चुनाव हार गए। इस चुनाव के हार के बाद मोरारजी देसाई क्या है प्रधानमंत्री बने, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए, तो याद रख लीजिएगा, ओके। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, पांडुचेरी, ये सब क्या आपके केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? कोई 2। पंजाब समझौते का पहला प्रावधान है चंडीगढ़ पर पंजाब का हक माना गया और आश्वासन दिया गया कि यह शीघ्र ही पंजाब को दिया जाएगा। दूसरा है पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए अलग आयोग बनाया जाएगा, ओके। ये हो जाता है, ओके। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है 2 अंक के महत्वपूर्ण देखे हैं। वैसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 उन वीडियो को भी देख लीजिए। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्या है आप पूरे क्वेश्चन आंसर तैयार करते जाइए। आगे हम 3 अंकीय 4 अंकीय क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी समझते जाएंगे, साथ ही वस्तुनिष्ठ बताते जा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।